बेटी ने समाज, गांव और पिता के खिलाफ जाकर अपने पसंद के इंसान से शादी करी थी। इसी वजह से पिता काफी नाराज थे बेटी से। लेकिन जब कुछ महीनों के बाद में बेटी के पति को अपनी आंखों के सामने पाया, समरजीत को, जिसका नाम समरजीत था, तो अपने मन में जो बेटी का प्रेम था उसे रोक नहीं पाए और पूछने पर मजबूर हो गए कि दीपा कहाँ है। बेटी के पति ने काफी अकड़ में अपने ससुर को जवाब दिया कि आपकी बेटी मुझसे लड़ झगड़ कर 1 महीने पहले गांव आ गई थी, यहीं कहीं होगी, मैं क्या बताऊं कहाँ है। तो पिता चौंक गए और ये सुनने के बाद में उन्होंने बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो, मेरी बेटी इस गांव में नहीं है। तो पति समरजीत जो था उसने कहा, कहीं रिश्तेदारी में होगी, नाराजगी में शायद रिश्तेदारी में चली गई होगी और मुझे नहीं पता कहाँ है, 1 महीने से मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हुई है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नशरा मिर्जा और जो मैं आज आपको कहानी सुनाने वाली हूं उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि पति ने ही पत्नी का कत्ल किया, जिससे वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, प्यार करता था, जिसके लिए दोनों अपने समाज, अपने गांव, अपने परिवारों के खिलाफ गए थे और फिर शादी करी थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया, पति ने पत्नी का कत्ल कर कर उसको दबा दिया गड्ढे में और उस गड्ढे पर आम का पेड़ लगा दिया। चलिए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। समरजीत करीब 1 साल के बाद दिल्ली से अपने भाई अरविंद और धर्मेंद्र के साथ में अपने गांव धनजई लौटा था। मोहल्ले वालों ने समरजीत को देखा और उन्होंने नोटिस किया कि समरजीत काफी बदल गया है, क्योंकि उसके पहनावे में काफी बदलाव है, उसका बातचीत करने का तरीका काफी अलग हो चुका है। अब वो गांव वालों के जैसे बात नहीं करता है, वो ऐसे बात करता है जैसे लोग शहरों में बातें करते हैं। तो गांव वालों ने अंदाजा लगाया इस चीज से कि समरजीत की जिंदगी काफी अच्छी गुजर रही है दिल्ली में और उसका ठीक ठाक काम लग गया है। समरजीत का जो गांव है धनजई, वो उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर में एक थाना पड़ता है, कुकड़ा भार, उसमें पड़ता है। देखने से ही लग रहा था गांव वालों को कि समरजीत की जिंदगी अब अच्छी हो चुकी है और उसके हालात पहले से बेहतर हो चुके हैं। लेकिन मन ही मन सभी गांव वालों के मन में एक ही सवाल चल रहा था कि समरजीत 1 साल पहले गांव में रहने वाले स्नेह लाल की बेटी को भगाकर ले गया था। जी हाँ, इनका प्रेम विवाह हुआ था। दीपा राम स्नेह की बेटी थी, जो कि एक ही गांव से थे दोनों, और उसको भगाकर ये ले गया था अपनी शादी के लिए। लेकिन अब जब ये गांव आया है तो इसके साथ दीपा क्यों नहीं दिख रही है। राम इसने गांव के लड़के से ही भागकर शादी करी बेटी ने इसी बदनामी से जूझ रहा था। इतने ही उसको पता चल जाता है कि समरजीत गांव आया हुआ है, लेकिन उसकी बेटी दीपा जो है उसके साथ में नहीं है। राम स्नेह को ये बात थोड़ी अजीब सी लगी कि बेटी क्यों नहीं है। बेटी को भगा कर ले जाने वाला समरजीत उसकी नजरों में तो उसका दुश्मन ही था, लेकिन इसके बावजूद भी बेटी का जो प्रेम था उसके मन में था और उसने फिर भी हिम्मत कर कर अपनी बेटी के बारे में समरजीत से पूछना अच्छा समझा कि मेरी बेटी दीपा कहाँ है। ये वाला सवाल सुनते ही समरजीत ने जवाब दिया, आपकी बेटी 1 महीने पहले मुझसे नाराज होकर गांव का कहकर चली आई थी, यही होगा, तुम्हें ही पता होगा कि अब वो कहाँ है, मुझे क्या पता। ये वाली बात सुनने के बाद में राम स्नेह काफी चौंक गए और उन्होंने बोला, तुम ये क्या कह रहे हो, यहाँ पे मेरी बेटी दीपा नहीं है गांव में। तो उसने बोला कि हो सकता है तुम्हारी किसी रिश्तेदारी में हो, वहां पर ढूंढो, वहां होगी, और मुझे नहीं पता अब वो कहाँ पर है। समरजीत की ये बात पिता के गले से नहीं उतर रही थी। जो बेटी दीपा अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव के खिलाफ जाकर समरजीत से शादी की है जिसने, वो इससे कहीं दूर क्यों जाएगी। लेकिन फिर भी अपने मन को तसल्ली देने के लिए दीपा के पिता ने सब तरफ फोन घुमाए, सारे रिश्तेदारों में फोन करे और फोन पर सिर्फ यही पता चला कि दीपा वहां पर नहीं है। ना तो दीपा गांव में थी और ना ही दीपा किसी रिश्तेदारी में थी। अब बात को भी 1 महीना हो चुका था। जैसे कि समरजीत ने बताया था दीपा के पिता को कि 1 महीने पहले वो नाराज होकर गई है, तो अब 1 महीने बाद वो अपनी बेटी को ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। दीपा के पिता के मन में ये चिंता उन्हें खाए जा रही थी कि बेटी आखिर गई तो गई कहाँ। समरजीत के साथ ही उसके भाई अरविंद और धर्मेंद्र भी गांव आए हुए थे, तो दीपा के पिता ने उनसे भी पूछताछ करने की कोशिश करी, लेकिन उन दोनों भाइयों ने भी कोई ठोस जवाब नहीं दिया कि दीपा कहाँ है।
10-11 दिन रहकर समरजीत और दोनों भाई वो दोबारा से दिल्ली लौट गए। लेकिन यहाँ पर दीपा के जो पिता थे वो काफी परेशान हो रहे थे और मन ही मन अंदर ही अंदर घुट रहे थे कि आखिरकार मेरी बेटी गई तो कहाँ गई। बेटी की कोई खबर न मिलने से लड़की का पिता और माँ काफी परेशान थे। लेकिन लड़की के पिता जो थे राम स्नेह, उनको ये पता था कि समरजीत दिल्ली के पहलादपुर गांव में रहता है और उन्हीं के गांव का एक आदमी भी वहां पर रहता है। वो उसके साथ मिलकर 2014 के जनवरी पहले हफ्ते में ही वहां पर पहुंच गए। पहलादपुर दिल्ली का जो गांव है वहां पहुंच गए और वहां थोड़ी कोशिश करने के बाद में उन्हें समरजीत और जहां पर दीपा रहा करती थी उस कमरे का पता चल गया। उन्होंने वहां के आसपास जो लोग रहते थे उन लोगों को फोटो दिखाया अपनी बेटी दीपा का और पूछा कि क्या आपने इस लड़की को यहाँ पर देखा है, क्या ये यहाँ पर रहती है, क्योंकि समरजीत का कमरा वहीं पर था। तो लोगों ने बताया कि हाँ, जिस लड़की का नाम आप दीपा बता रहे हो वो 22 दिसंबर 2013 तक समरजीत के साथ दिखाई दी थी और उसके बाद वो यहाँ पर नहीं दिखाई दी है। ये बात सुनने के बाद में जो उसके पिता थे दीपा के, उनका दिमाग घूम गया कि समरजीत ने मुझसे कहा था कि 1 महीने से नाराज होकर वो यहाँ से चली गई है, मतलब दिल्ली से वो चली गई थी 1 महीने पहले, यानी कि इस हिसाब से नवंबर बैठ रहा है। लेकिन यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि 22 दिसंबर तक दिखी है, तो यानी कि समरजीत ने मुझसे झूठ बोला है और वो कुछ ना कुछ छुपा रहा है। उसको बहुत अच्छे से पता है कि इस टाइम पर हमारी बेटी जो दीपा है वो कहाँ है। राम स्नेह यानी कि दीपा के जो पिता थे, बेटी को लेकर उनके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे और उन्हीं के मन में शक भी आने लगा, कहीं समरजीत और उसके भाइयों ने मिलकर उनकी बेटी के साथ में कोई अनहोनी तो नहीं कर दी है। 6 जनवरी 2014 को दोपहर के समय वो दिल्ली पहलादपुर का जो थाना है वहां पहुंच गए और वहां पर थाना प्रभारी जो थे धर्मदेव को अपनी बेटी के बारे में बताया कि उनकी बेटी गायब हो गई है और पूरा अपनी बेटी का हुलिया बताया और समरजीत पर साथ ही इल्जाम लगाया। समरजीत और उसके दोनों भाई अरविंद और धर्मेंद्र, साथ ही उनके मामा जिनका नाम था नरेंद्र, राजेंद्र और वीरेंद्र के साथ बेटी को मिलकर अगवा किया है और उनकी बेटी के साथ में कोई ना कोई अनहोनी इन सब ने मिलकर कर दी है। थाना प्रभारी धर्मदेव ने उसी समय राम स्नेही की तहरीर लिखी और धारा 365 34 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराकर सूचना एसपी जसवीर सिंह मलिक को दे दी। मामला जवान लड़की के अपहरण का था। इसी वजह से एसपी जसवीर सिंह मलिक ने थाना प्रभारी धर्मदेव के लिए एक पुलिस की टीम बनाई, जिसमें इंस्पेक्टर आरएस नरूका, सब इंस्पेक्टर किशोर कुमार, युद्धवीर सिंह, हेड कांस्टेबल श्रवण कुमार, नईम अहमद, राकेश और कांस्टेबल अनुज कुमार तोमर धर्म, इन सबको शामिल किया। उधर दिल्ली में ही जैसे समरजीत और उसके भाई को पता चला कि दीपा के जो पिता हैं राम स्नेह हैं वो पहलादपुर आए हुए हैं, वो तुरंत दिल्ली से फरार हो गए और रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में पुलिस तुरंत समरजीत के कमरे पर पहुंचती है। वहां पर ना तो उसका कोई भाई मिला और ना ही समरजीत खुद मिला, क्योंकि ये जो राम स्नेह थे इन्हीं के गांव से थे तीनों लड़के, मतलब समरजीत जो तो उनका दामाद था वो और उसके भाई उन्हीं के गांव से थे। तो पूरी दिल्ली पुलिस टीम उनके पिता के साथ, दीपा के पिता के साथ गांव पहुंची यूपी के, और वहां पर उसके घर पर जैसे ही पहुंचे ना तो वहां समरजीत मिला और ना ही समरजीत के घर वाले थे घर पर। अब पुलिस को शक हो गया था समरजीत पर और उसके परिवार वालों पर कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तभी ये लोग फरार हैं, क्योंकि अगर इन्होंने कुछ नहीं किया होता तो ये फरार ही नहीं होते। गांव में ही पुलिस वालों ने सबसे छानबीन करी, जो वहां के आसपास के रहने वाले लोग थे उनसे पूछताछ करी कि इनके रिश्तेदार कहाँ पर रहते हैं समरजीत के। तो गांव वालों ने बताया, जो मोहल्ले वाले थे समरजीत के, उन्होंने बताया कि समरजीत के कुछ रिश्तेदार सुल्तानपुर और फैजाबाद के गाँवों में रहते हैं। उन रिश्तेदारों के यहाँ जाकर दिल्ली पुलिस ने दबिश दी और वहां पर भी ये लोग नहीं मिले, लेकिन पुलिस ने उन्हीं रिश्तेदारों पर दबाव बनाया और जल्द से जल्द उन्हें हाजिर करने के लिए कहा। और दूसरी तरफ इसमें है जो दीपा के पिता थे, उनके मन ही मन चिंता खाई जा रही थी कि आखिरकार मेरी बेटी कहाँ चली गई और इन लोगों ने उसके साथ क्या किया है। वो लगातार पुलिस से ये बात बोल रहे थे कि मुझे जल्द से जल्द मेरी बेटी का पता निकालो।
पुलिस को ये समझ में आ चुका था समरजीत या उसके भाइयों से बात करने पर ही दीपा की कोई जानकारी मिल सकती है। इसी वजह से दिल्ली पुलिस की जो टीम थी वो अपने स्तर पर आरोपियों को ढूंढ रही थी। 9 जनवरी 2014 को पुलिस को सूचना मिली कि समरजीत सुल्तानपुर के ही गांव नगईपुर समरी बाजार में रहने वाले अपने मामा के यहाँ आया हुआ है, और जो खबर थी वो सच भी निकली। जब पुलिस उसके मामा के यहाँ पहुंची तो वहीं पर मौजूद था समरजीत और उसका भाई अरविंद और धर्मेंद्र, साथ ही उसका मामा नरेंद्र भी मिल गया। क्योंकि दीपा समरजीत के साथ रह रही थी, इसी वजह से पुलिस ने सबसे पहले समरजीत से ही दीपा के बारे में सवाल जवाब करना शुरू करा। तो जो समरजीत था उसने कहा, सर नवंबर 2013 में दीपा उससे लड़ झगड़ कर चली गई थी और गांव का कहकर गई थी। इसी वजह से मैंने ज्यादा पूछताछ करनी सही नहीं समझी कि लड़ाई झगड़ाई हुई भी है हमारी और गांव ही तो जा रही है, और उसके बाद वो कहाँ चली गई मुझे ये नहीं पता। उसने सेम जवाब जो दीपा के बाप को दिया था वही जवाब उसने पुलिस को भी दिया। जब समरजीत ने ये सारा झूठ बोला पुलिस से, तो पुलिस ने बोला, हमें जानकारी मिली है जब हम प्रहलादपुर में गए थे वहाँ के लोगों ने बताया 23 दिसंबर को दीपा तुम्हारे साथ आखिरी बार दिखाई दी थी, तो तुम हमसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। ये सुनने के बाद ही समरजीत के चेहरे का रंग उड़ गया और पुलिस ये देखकर समझ गई थी कि ये झूठ बोल रहा है। उन्होंने फिर जोरदार आवाज में उससे कहा कि हमें सब कुछ पता है कि तुमने दीपा के साथ क्या क्या किया है, तो अच्छाई इसी में है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमें अपने मुंह से सच सच बता दो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि हमारे पास और भी तरीके हैं, हम और भी तरीकों से उगलवा सकते हैं। अब तुम समझ ही गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सुनने के बाद में समरजीत डर गया और उसको समझ में आ गया कि मैंने अगर और झूठ बोला तो पुलिस मुझे बेरहमी से पीटेगी, और उसने सहम कर और दबी सी आवाज में कहा कि मैंने दीपा को मार दिया। तो पुलिस ने पूछा, उसकी लाश कहाँ पर है? समरजीत ने कहा कि सर मेरी पत्नी जो थी दीपा, उसकी लाश बाग में दफन है। चारों आरोपियों को लेकर पुलिस बाग में पहुंची और पूछा कि अब बताओ कहाँ पर है। जो नरेंद्र था समरजीत का मामा, उसने जगह दिखाई कि यहाँ पर लाश मौजूद है, लेकिन वहाँ पे तो आम का पेड़ लगा हुआ था। पुलिस ने कहा यहाँ पे तो आम का पेड़ है। तो जो नरेंद्र था समरजीत का मामा, उसने बोला कि इसी के नीचे लाश है। पुलिस ने जब वहाँ पर खुदाई चालू करवाई तो वहाँ पर एक शॉल में महिला की जो शव था वो लिपटा हुआ निकला, जिसे देखकर राम स्नेह जो दीपा के पिता थे, वो पुलिस के साथ में थे, वो फूट फूट कर रोने लगे और बोले कि सर ये मेरी बेटी दीपा ही है। देखो ना सर, इन्होंने मेरी बेटी का क्या हालात कर दिया। मुझे इन पर पहले से ही शक था कि इन्होंने कुछ ना कुछ मेरी बेटी के साथ में अनहोनी करी है। सर आप इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करना जिससे ये बच ना पाए और मेरी बेटी को इंसाफ मिल सके। वहां खड़े गांव वालों ने राम स्नेह दीपा के पिता को किसी तरीके से चुप कराया और उनको तसल्ली दी, लेकिन गांव वालों के मन में काफी आश्चर्य था कि ऐसा कैसे हो सकता है। समरजीत जो था वो तो दीपा से बहुत प्रेम करता था। उसने गांव के खिलाफ जाकर, समाज के खिलाफ जाकर दीपा से भागकर शादी करी थी, तो फिर उसने ये हालात दीपा के साथ क्यों कर दिया? पुलिस ने लाश का मुआयना किया और मुआयने में पता चला कि दीपा के गले पर कुछ निशान थे, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि दीपा की जो हत्या हुई है वो उसका गला घोंटकर की गई है। पुलिस ने वहां पर मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद में जो लाश थी उसको पोस्टमार्टम भेज दिया, सुल्तानपुर के पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया। और इन चारों को, जो ये थे नरेंद्र इसका मामा और अरविंद, धर्मेंद्र और समरजीत को पुलिस दिल्ली लेकर आ गई थाना पुल प्रहलादपुर पर, और उससे समरजीत से सवाल जवाब होने शुरू हुए कि प्रेम से लेकर मौत तक की कहानी उसने सुनाई, और कहानी बहुत ही चौंकाने वाली थी। समरजीत और दीपा एक ही गांव के रहने वाले थे, दोनों एक ही गांव से थे। जो समरजीत था उसके दो भाई थे, धर्मेंद्र और अरविंद। इन दोनों की शादी हुई भी थी और ये दोनों दिल्ली में रहते थे अपनी पत्नियों के साथ में और ड्राइवर की नौकरी किया करते थे। लेकिन जो समरजीत था वो अपने पिता के साथ में गांव में रहता था और खेत खलियान को संभाला करता था। काफी बन सवर कर रहने का उसका बड़ा शौक था। वहीं पर 20 साल की दीपा, जो बहुत ही सुंदर थी, जैसे ही उसकी नजर दीपा पर पड़ी वो उसके प्रेम में पागल हो चुका था। ये जो था समरजीत और जो दीपा थे वो प्रेम में इतना पड़ चुके थे कि उनके शारीरिक संबंध भी बन चुके थे।
अब उनके मन में सवाल एक ही था कि हम आखिर शादी करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, क्योंकि हम एक तो अलग अलग जाति से हैं। सबसे बड़ी बात, दोनों की जाति बिल्कुल अलग थी, और दूसरी बात, एक ही गांव के रहने वाले हैं। तो समाज और परिवार हमारे प्रेम को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन बहरहाल ये सब सवाल उनके मन में चलते रहते थे, लेकिन अलग होने का उन्होंने कभी भी नहीं सोचा। वो सबसे परे जाकर एक साथ जीना चाहते थे, रहना चाहते थे। लेकिन समरजीत और दीपा सोचते थे कि हमारी जो बात है वो किसी तक भी नहीं पहुंची है, किसी को कानों कान खबर नहीं है। वो फोनों पर बातें किया करते थे, वो जंगलों में मिला करते थे, और दिन पर दिन उनकी जो ये मोहब्बत थी वो बढ़ती ही जा रही थी। उनको लग रहा था कि किसी को पता नहीं चल रहा है। लेकिन ऐसी बातें कभी भी नहीं छुपती हैं और उड़ते उड़ाते सब जग में फैल ही जाती हैं। पूरे मोहल्ले और पूरे गांव में उनकी मोहब्बत के किस्से होने लगे थे, और यही बात उड़ते उड़ते दीपा के घर पे भी पहुंची, और जो समरजीत था उसके घर पर भी पहुंची। समरजीत के बाप ने समरजीत को डांट डपट के घर में बिठाया कि ये सब चीजें छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। वहीं पर दीपा के पिता ने भी, राम इसने भी अपनी बेटी पर काफी बंदिशें लगा दी और बाहर निकलना घर से बंद कर दिया। ये चीज होने के बाद में उनको लगा, दोनों के परिवारों को लगा कि शायद अब दोनों बात नहीं करेंगे और साथ में नहीं मिलेंगे, मिलना जुलना नहीं होगा, भूल जाएंगे दोनों को, एक गलती समझकर उनकी माफ कर देते हैं। लेकिन दीपा और समरजीत नहीं मानने वाले थे। उन लोगों ने उनको बाहर मिलने से तो रोक लिया था, लेकिन रातों को दीपा समरजीत से बातें किया करती थी, और यही बातें करते करते काफी समय बीत चुका था। और एक बार रात को समरजीत से बात करते हुए उसके पिता ने उसको देख लिया था कि ये किसी से बातें कर रही है। दीपा के पिता ने पूछा, किससे बातें कर रही हो? तो उसने बोला, मैं समरजीत से बात कर रही हूँ। दीपा के पिता को काफी गुस्सा आया और उन्होंने दीपा की पिटाई कर दी। जब उसकी पिटाई हो गई, ये पिटाई होने के बाद में दीपा फिर भी नहीं मानी, और उसने समरजीत को बता दिया कि मुझे मेरे पिता ने पिटाई किया है तुमसे बात करने पे, और वो नहीं चाहते मैं तुमसे बात करूं। उन दोनों का प्यार इस हद तक बढ़ चुका था कि उन दोनों ने भागने का फैसला कर लिया। वो दोनों भाग गए और पहुंचे हरिद्वार। हरिद्वार जाने के बाद में जो दीपा के पिता थे, राम इसने, उन्होंने जो लड़के के पिता थे सरमजीत के, उन पर दबाव बनाया और कहा, मेरी बेटी को किसी भी तरीके से लेकर आओ वापस, तुम्हारा बेटा लेकर गया है। जो समरजीत के पिता थे वो बहला फुसला कर अपने बेटे को वापस लेकर आए और बेटी को भी लेकर आए, और दोनों को अलग अलग करके घर में छोड़ दिया। वो लोग काफी उन पर ध्यान रख रहे थे कि ये दोनों आपस में बात ना करें, लेकिन उनका प्रेम इतना गहरा हो चुका था और इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उन्हें कोई भी बांधा रोक ही नहीं पा रही थी, और उन दोनों ने फिर दोबारा से फोन पर बातें करनी चालू करी। और ये चीज जब उसकी माँ को पता चली, जो दीपा की माँ थी, उनको दोबारा से पता चल गई। उन्होंने शिकायत करी दीपा के पापा से कि आपकी बेटी जो दीपा है वो अभी भी नहीं मान रही है। यही बात होने के बाद दीपा के पापा काफी नाराज हो गए, बहुत गुस्सा हुए, और उसे बहुत बुरा भला कहा, और उसने फिर से पहले की तरह सब कुछ समरजीत को बता दिया कि मेरे पिता मुझ पर इतना कष्ट कर रहे हैं और मुझे ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, वो दोनों दोबारा से फिर भाग निकले, घर से फिर भाग गए, और वो पहुंचा अपनी बहन के घर लेकर, उसको, लड़की को लेकर वो अपनी बहन के घर पहुंचा। उसके बाद में उसकी बहन ने उसे बहुत कुछ समझाया कि घर पर जाओ, लेकिन दीपा के जो पापा थे वो भी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने एक पंचायत बुलाई। गाँवों में अक्सर, जो हरियाणा उत्तर प्रदेश के गाँव हैं, वहाँ पे पंचायतें होती हैं, और पंचायतों में जो पंच बोलते हैं उनकी बात को माना जाता है। उन्होंने ये बात पंचायत में रखी, और दोबारा से समरजीत के जो पिता थे वो दोबारा से अपने बेटे को बहला फुसला कर लेकर आए, और उनकी लड़की को राम स्नेह के सौंप दिया कि लो, तुम्हारी बेटी आ गई है, अब तुम संभालो। राम स्नेह को ये चीज समझ में आ चुकी थी कि हम इसको ज्यादा दिन तक घर में नहीं रख सकते, क्योंकि ये मानने वाली नहीं है बिल्कुल भी। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि जल्द से जल्द हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए, और उन्होंने इसकी शादी की प्लानिंग करना शुरू कर दिया अपनी बेटी की, जो उनकी बेटी दीपा थी। लेकिन उन्हें क्या ही पता था कि कुछ और ही होने वाला है। जैसे ही दीपा को पता चला कि उसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं, उसके पिता उसकी शादी किसी और से करना चाहते हैं, तो दीपा ने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया कि मैं समरजीत के अलावा किसी से भी शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
ये बात सुनने के बाद में जो इसके पिता थे दीपा के, उन्हें बहुत गुस्सा आया और इन्होंने फिर से दीपा की पिटाई कर दी थी। तो 27 फरवरी को 2013 में ये लोग वहाँ घर से भाग निकले और इस बार ना ये किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, ना किसी जानकारी में गए। ये लेकर पहुँचता है दिल्ली। कौन? समरजीत अपने भाई, जहाँ पे इसके पहलाद पुल पर रह रहे थे, पहलाद पुल का जो गाँव है दिल्ली में, वहाँ रह रहे थे इसके भाई। ये वहाँ लेकर पहुँचता है अपनी इसको, प्रेमिका को, दीपा को, और वहीं पर ये लोग मंदिर में शादी कर लेते हैं। क्योंकि ये नया नया गया हुआ था समरजीत, तो इसका कोई भी काम नहीं था, वहाँ पर कोई काम नहीं लगा हुआ था। इस वजह से इसके भाई ही इसका खर्चा उठा रहे थे, अरविंद और धर्मेंद्र। लेकिन जो समरजीत था वो ज़्यादा टाइम तक अपने भाई पर मतलब बोझ नहीं बनना चाहता था, तो वो लगातार नौकरी की तलाश कर रहा था और एक टाइम पर आकर उसको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल भी गई और वह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लग गया। उसकी ड्यूटी, क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड था, तो कभी नाइट शिफ्ट होती थी और कभी दिन की शिफ्ट होती थी। वो दोनों ही शिफ्टें किया करता था जिस हिसाब से उसको मिलती थी। अब क्या हुआ, वहाँ पे हंसती खेलती इनकी ज़िंदगी गुजर रही थी दोनों की और काफ़ी अच्छा काम चल रहा था। लेकिन अपने बिजी शेड्यूल में वो टाइम नहीं दे पा रहा था। जो समरजीत था वो अपनी पत्नी दीपा को टाइम नहीं दे पा रहा था और इसी वजह से दीपा का वहीं पर किसी और लड़के से अफेयर हो गया। जी हाँ, समरजीत अपनी ड्यूटी पर बिजी रहा करता था और यहाँ पर दीपा कुछ और ही कर रही थी। जिस समरजीत ने अपने समाज के खिलाफ जाकर, अपने परिवार के खिलाफ जाकर दीपा से प्रेम किया और उसके साथ शादी करी, वही उनके साथ विश्वासघात कर रही थी और उनका किसी दूसरे लड़के से अफेयर चल रहा था और वो रातों को घर पर भी आया करता था। और पता चला कि जो दीपा थी उनकी भी किसी से, जैसे कि समरजीत ने बताया कि उनके किसी दूसरे लड़के से भी नाजायज संबंध हो चुके थे। एक बार क्या हुआ, ये चीज़ किसी को पता नहीं थी, भनक तक नहीं लगी थी। समरजीत को ये पता ऐसे चला, एक बार नाइट ड्यूटी थी तो वो रात को 8 बजे जाते थे, सुबह 8 बजे ही आते थे। अब ये रात को 8 बजे समरजीत निकल जाता है अपनी ड्यूटी के लिए और वहाँ पर जाकर इसकी थोड़ी तबीयत बिगड़ने लग जाती है, इसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो इसको समझ में आता है मैं पूरी रात यहाँ पे ड्यूटी नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं बैठ पाऊँगा, इससे अच्छा है कि मैं अपने घर चला जाता हूँ। इसने अपने वहाँ पर बात करी जहाँ पे ये काम करता था और अपने घर के लिए निकल पड़ा। क्योंकि कोई वाहन नहीं था तो इसने अपने दोस्त को फ़ोन करके बुलाया समरजीत ने, और ये अपने दोस्त के साथ वहाँ पे पहलाद पुल अपने गाँव पहुँच गया और इसके दोस्त ने इसके घर पे से छोड़ दिया। जैसे इसने गेट बजाया तो जो दीपा थी उसका बॉयफ्रेंड घर के अंदर था और उसको लगा था कि अब तो मेरे पति सुबह को 8 बजे ही आएंगे, तो वो रात में अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया करती थी। जैसे ही गेट बजता है दीपा बहुत घबरा जाती है और वो सोचती है कि इस वक्त कौन आ सकता है। वो अपने जो प्रेमी था उसको बेड के नीचे छुपा देती है और अपने कपड़े वपड़े ठीक कर कर गेट खोलती है और जैसे ही वो गेट खोलती है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसका पति उसके सामने खड़ा हुआ था। तो वो उसका पति पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तो वो कहती है नहीं कुछ नहीं, मैं क्या हुआ, तुम मतलब इतनी जल्दी कैसे आ गए, तुम तो सुबह को आने वाले थे। उसने कहा कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैंने सोचा मैं यहाँ पे बैठने से अच्छा है मैं घर पे थोड़ा आराम कर लूँगा। तो वो काफ़ी घबराई हुई थी, वो कहती हाँ ठीक है अंदर आ जाओ। वो अंदर बुला लेती है और बेड के नीचे उसका प्रेमी था। उसके मन में सिर्फ एक ही डर था कि मेरे प्रेमी की कहीं पोल ना खुल जाए, आज तो पता नहीं क्या ही होने वाला है। तो उसने क्या करा, उसने बेड के नीचे उसका वो था, प्रेमी था, बेड के ऊपर उसका पति था। तो एकदम से प्रेमी जैसे निकल कर भागा, तो इतनी भी तबीयत खराब नहीं थी कि वो पहचान नहीं पाता। समरजीत को समझ में आया कि कोई घर से निकल के भागा है, कोई कमरे से हमारे निकल के भागा है। तो वहाँ पे वो उस चीज़ को दबाने के लिए जो दीपा थी वो बोलती है कि हो सकता है कोई चोर हो, और वो थोड़ा अटपटाने लगी और बक्सा खोल कर देखने लगी कि हो सकता है कोई चोर हो, मेरी कोई चीज़ भी चुरा तो नहीं ली। लेकिन जो समरजीत था उसने कहा कि दीपा मैं पागल नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आ रहा है, मैं ड्यूटी करता था और तुम यहाँ पे ये कर रही थी, तुमने तो मेरा विश्वास ही तोड़ दिया। और फिर वो उसको बोलता है कि ठीक है अब जो हो गया वो जाने दो, अब इस पे हम दोबारा से कोई बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अगली बार कुछ ऐसा हो, अब कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में, अब तुम्हारी ये पहली और आखिरी गलती समझकर मैं माफ़ कर दूंगा। दीपा सोचती है कि चलो जान छूटी और ये इतना गुस्सा नहीं हो रहे हैं इस चीज़ पर। लेकिन समरजीत को ये चीज़ अंदर ही अंदर खा रही थी। कहाँ वो तबीयत में आराम करने के लिए आया था अपने घर पर, लेकिन आराम उसका हराम हो चुका था और वो पूरी रात यही बात सोचता रहा था,
मैंने दोबारा इस पर विश्वास किया तो मैं मूर्ख ही कहलाऊंगा। और वो अंदर ही अंदर इस चीज में घुट रहा था। समरजीत ड्यूटी पर तो जा रहा था, लेकिन मन ही मन ये सब चीजें उसके मन में घूम रही थी कि कैसे दीपा उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकती है। और उसके मन में यही चीज चल रही थी कि शायद मैं ड्यूटी पे हूँ और वहां वो अपने आशिक के साथ में मजे ले रही होगी। ड्यूटी से लौटते हुए एक दिन उसने अपने भाई अरविंद और धर्मेंद्र और अपने मामा नरेंद्र को ये सारी बात बताई। तो उन सब ने मिलकर तय करा कि ऐसी औरत को कौन ही उसकी देखभाल करेगा, कौन उसको रोक पाएगा ज्यादा टाइम तक। ऐसी औरतें जो एक बार गलत कदम उठा लेती हैं फिर दोबारा से उठाने से नहीं चूकती हैं। तो उन्होंने उसको ठिकाने लगाने का प्लानिंग करी कि अब ये सोच तो लिया था कि हम इसको खत्म कर देंगे, लेकिन कैसे करेंगे उसके लिए उन्होंने प्लानिंग करनी कोशिश करी और प्लानिंग करनी स्टार्ट करी। क्योंकि उन्हें पता था हम दिल्ली में ये हम कोशिश नहीं कर सकते हैं और दिल्ली में हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाख कोशिश करने के बाद भी हमारी पोल खुल ही जाएगी और हम सब पकड़े जाएंगे। उनको ये गलत अंदाजा था कि कहीं और करेंगे, जुर्म करेंगे तो हम पकड़े नहीं जाएंगे। तो उन्होंने प्लानिंग करी कि हम यहाँ तो उसको नहीं खत्म करने वाले हैं, हम उसको लेकर जाएंगे अपने गांव की साइड। अब उसको ये पता था समरजीत को कि अगर मैं दीपा को गांव ले जाने की बात करूंगा तो दीपा साफ मना कर देगी, क्योंकि वहां पे बदनामी का भी डर है, लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे, देखकर ताने कसेंगे, तो इस वजह से वो मना कर देगी। उसने एक प्लानिंग करी कि दीपा से उसने कहा कि मेरे जो मामा हैं नरेंद्र, वहां पे चलते हैं दीपा, क्योंकि मेरा कुछ काम भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है और उनकी कोई औलाद नहीं है। वहां पे थोड़ा टाइम बिता कर आएंगे, सब अच्छा रहेगा। दीपा के मन में लालच आया और दीपा ने सोचा उनके कोई औलाद नहीं है और हम वहां जाकर रहेंगे, हो सकता है जो इनके मामा हैं वो सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दें, यानी कि मेरे पति के नाम कर दें, तो हमारी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजर जाएगी। लेकिन दीपा को ये नहीं पता था कि वहां पे क्या होने वाला है। समरजीत ने क्या करा, तुरंत अपने टिकट कराए और सुल्तानपुर के लिए निकल पड़ा स्टेशन से। बाय ट्रेन गया था वो, उसके भाई भी साथ में थे, धर्मेंद्र और अरविंद भी साथ में थे। सुल्तानपुर स्टेशन से थोड़ा जो उनका गांव था उसके मामा का, वो थोड़ा दूर था नगईपुर। नगईपुर से पहले ही जो समरजीत के मामा थे नरेंद्र, उसका एक बाग पड़ता था आम का, उसने वहां पर पूरी तैयारी करी हुई थी। और जैसे ही ये लोग बाग पर पहुंचते हैं, बाग के किनारे पर पहुंचते हैं, समरजीत और उसके भाइयों ने मिलकर दीपा का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और वहां पर बाग में अंदर जाकर गड्ढा खोदकर उसको दफन कर दिया। जिस गड्ढे में उन्होंने दीपा के शव को दफनाया था वो गड्ढा काफी गहरा नहीं था। और यही बात जो नरेंद्र था, सरमजीत का मामा, उसके मन ही मन घूमे जा रही थी और उसको इस चीज की चिंता हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो जंगली जानवर आए और शव को निकाल लें गड्ढे से, और शव गड्ढे से निकला तो उनका जो भेद है उसे खुलने से कोई नहीं रोक पाएगा। वो रात में अकेला 2 दिन बाद गया अपने बाग में और वहां पे उसने 20 से 25 कदम दूर गड्ढा खोदा, गहरा गड्ढा, और उसमें पहले वाले गड्ढे से दीपा की शव को निकाला और शॉल में लपेटकर उसमें दीपा का शव को दफना दिया। और ये सब करने के बाद में वो इतना आराम से घूम रहे थे, धर्मेंद्र और रविंद्र इतना बंठन कर घूम रहे थे कि जैसे कि उन्होंने कुछ भी किया ही नहीं है। उन्होंने 2-4 दिन पहले ही एक इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया था, लेकिन उनके चेहरों पे भनक तक नहीं थी। उनको लग रहा था कि हमारा राज अब कोई खोल ही नहीं पाएगा। सारी कहानी सुनने के बाद में दिल्ली पुलिस ने समरजीत, अरविंद और धर्मेंद्र और उनके मामा नरेंद्र को अपहरण के केस, हत्या और लाश को छुपाने के जुर्म में गिरफ्तार कर 9 जनवरी 2014 को दिल्ली के साकेत न्यायालय में महानगर दंड अधिकारी पवन कुमार की कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस वीडियो और इस कहानी का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या व्यक्ति का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को जागरूक करना है।